हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें हमने इसका इंट्रो, डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये सब डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि अगर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है किसी पेशेंट को तो उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होगा। तो सबसे बेसिक सा वही कि हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे और सीएसएफ एनालिसिस यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, उसका एनालिसिस करवाएंगे जिससे कोई एबनॉर्मलिटी, कोई कॉजेज या रिस्क फैक्टर के बारे में पता चल सके। ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे और एक मेन होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, जिसे हम शॉर्ट में DWI भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इवेलुएट्स मॉलिक्यूलर फंक्शन एंड माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट परमिट्स मैपिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है, यानी इस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होता क्या है, जिसका हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक MRI की तरह ही होता है, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो कि MRI का फुल फॉर्म है। तो ये डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग भी MRI की तरह ही प्रोसेस होती है, बट इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे ब्रेन का जो मॉलिक्यूलर फंक्शन है वो कैसा है, उसकी जो माइक्रो आर्किटेक्चर है वो कैसी। इट मीन्स कहा जाए तो जो ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, यानी गायरी सल्काई जो प्रेजेंट है, उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप में है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस से हम, इस टेक्निक से हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए ये MRI की तरह ही एक टेक्निक होती है जिससे हम ब्रेन के का मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है वो बता सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, गायरी सल्काई वगैरह हैं, वो किस टाइप में प्रेजेंट है वो पता कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो कैसी है वो पता कर सकते हैं। और ब्रेन के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो वो भी हम पता कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इट आइडेंटिफाई हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक। इससे ये पता चल रहा है कि जो स्ट्रोक है यानी जो ब्रेन अटैक है या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है वो हेमरेजिक है या नॉन हेमरेजिक, मतलब ब्रेन में कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग के कारण स्ट्रोक हुआ है या नॉन हेमरेजिक है, अदर कॉजेज के कारण स्ट्रोक हुआ है। हेमरेजिक यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में किसी एबनॉर्मलिटी के कारण, उससे हुआ है। और नॉन हेमरेजिक मीन्स अदर कॉजेज जो हमने पढ़े थे उसके कारण हुआ है। PET यानी पोजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी। इट मेजर्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। PET क्या करता है, हमारी ब्रेन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको मेजर करते हैं। उसमें हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हमारे ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है वो पता लगाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन का मीन्स होता है कि हमारा ब्रेन जिन केमिकल प्रोसेस का यूज करके एनर्जी जनरेट करता है जिससे हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। तो इसमें हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड का यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारे ब्रेन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, यानी हमारा ब्रेन जिस केमिकल प्रोसेस को यूज करके एनर्जी जनरेट करता है और बाकी फंक्शन करता है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गए। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, CSF एनालिसिस, ब्लड एग्जामिनेशन, DWI, MRI और PET। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट में पहला है थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसे हम शॉर्ट में TPA भी कहते हैं, मे बी गिवन अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल इफ द इंडिविजुअल मीट स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। इसको जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो उन्हीं पेशेंट को देखते हैं जो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, मतलब जो CVA या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। उस क्राइटेरिया को अगर कोई इंडिविजुअल जिसको CVA है वो मीट कर रहा है तो उसी पेशेंट को हम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, जैसे कि हम दे सकते हैं एंटीप्लेटलेट मेडिसिन का एग्जांपल सबसे बेस्ट एस्पिरिन, जिसका आप सबने नाम सुना होगा। और एंटीकोगुलेंट मेडिसिन में हिपेरिन, वारफेरिन ये हम पेशेंट को देते हैं। अब बेसिकली अगर अदर से मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम दे सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला इमरजेंसी मैनेजमेंट देंगे, जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा
इमरजेंसी मैनेजमेंट, रिमूव डिनेचर्स, डिनेचर्स को रिमूव करना है। डिनेचर्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उनको रिमूव करना है। इंश्योर पेशेंट एयरवे, जो पेशेंट का एयरवे है उसको एकदम क्लियर करना है। रिमूव टाइट क्लॉथिंग, अगर पेशेंट ने ऐसे कपड़े पहने जो बहुत टाइट है तो उसको रिमूव करने हैं। ऑब्टेन सीटी स्कैन इमीडिएटली, तुरंत ही पेशेंट का हमें सीटी स्कैन इमीडिएटली करवाना है। इस्टेब्लिश IVSS विथ नॉर्मल सेलाइन टू मेंटेन BP, हमें IV लाइन भी पेशेंट का स्टार्ट कर देना है नॉर्मल सेलाइन के साथ ताकि हम पेशेंट का BP मेंटेन कर सके। एलिवेट हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री ऑफ एंगल इफ़ देयर आर नो सिम्टम्स ऑफ शॉक, अगर शॉक के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो हम जो पेशेंट का जो बेड है उसके हेड को हमें 30 डिग्री एंगल पे ऊपर करना है ताकि पेशेंट को कोई कंफर्ट हो और उसको शॉक के कोई सिम्टम्स ना आए। मॉनिटर वाइटल साइन, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड कार्डियक रिदम, उसके साथ ही साथ हमें पेशेंट का वाइटल साइन मतलब TPR और BP ये सब को मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को और कार्डियक रिदम को। तो अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें किसी पेशेंट को देना कि कोई पेशेंट आया है CVA का जो कि सीवियर स्टेज में है तो हम क्या करेंगे? डिनेचर्स को रिमूव करेंगे, उसके एयरवे को हम क्लीन कर देंगे। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो वो रिमूव करेंगे। CT स्कैन तुरंत देखेंगे, साथ ही साथ उसका तुरंत ही हमको IV लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है नॉर्मल लाइन के साथ। बेड के हेड को हमें 30 डिग्री एंगल पे एलिवेट करना है, उसके वाइटल साइन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, कार्डियक रिदम, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देंगे? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बाय IV फ्लूइड एंड RT, अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो उसके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड के थ्रू और राइल्स ट्यूब के थ्रू हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो राइल्स ट्यूब के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में आगे प्रिवेंट बेड सोर बाई चेंज ऑफ पोजीशन एंड बैक केयर एंड वाटर बेड, पेशेंट क्योंकि बेड रिडेन पेशेंट है लॉन्ग टाइम से तो अगर उसको बेड सोर ना हो जाए यानी प्रेशर सोर या अल्सर ना हो जाए इसके लिए हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करवाएंगे और साथ ही साथ पेशेंट को केयर देंगे ताकि उसके प्रेशर पॉइंट्स के में मतलब बैक केयर इसलिए देंगे ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बैक का वो बना रहे और साथ ही साथ वो अगर पेशेंट को बेड सोर हो गया तो उसे वाटर बेड प्रोवाइड कराएंगे ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो पेशेंट को बेड सोर से बचाने के लिए हम उसकी पोजीशन चेंज कराएंगे, उसको बैक केयर देंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे और अगर किसी पेशेंट को बेड सोर हो गया तो उसके आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके लिए हम पेशेंट को वाटर बेड प्रोवाइड कराएंगे। लंग्स एस्पिरेशन शुड बी प्रिवेंटेड, पेशेंट कुछ भी चीज़ एस्पिरेट ना कर जाए तो उसको प्रिवेंट करना है। केयर ऑफ बॉवेल टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग लैक्सेटिव परजेटिव, बॉवेल की केयर करने के लिए ताकि हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचा सके उसके लिए हम उसको लैक्सेटिव परजेटिव जो होते हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे। केयर ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, पेशेंट की रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की केयर करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, रिड्यूसिंग द एडिमा ऑफ ब्रेन बाय डायरेटिक्स, ब्रेन में जो एडिमा हो गया उसको कम करने के लिए हम डायरेटिक्स देंगे जैसे कि फ्रूसामाइड, मैनिटॉल हो गया। स्टेरॉइड्स में हम डेक्सोना दे सकते हैं, ओरल क्रिस्टॉल दे सकते हैं, जिससे ये डायरेटिक्स हम देंगे जिससे जो ब्रेन में जो एडिमा है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए हम फिजियोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे जो बेसिकली जैसे कि वॉकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया। स्पीच थेरेपी के लिए बोलेंगे क्योंकि हमने इसमें देखा था कि पेशेंट की जो स्पीच होती है बोलने में उसको डिफ़िकल्टी होती है या तो पेशेंट अनेबल हो जाता है स्पीच करने में, तो इसलिए हम पेशेंट को स्पीच थेरेपी देंगे। तो ये ओवरऑल इसके मैनेजमेंट के बारे में हो गया। सो हमने जो ये सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट यानी स्ट्रोक या ब्रेन अटैक वाला जो टॉपिक था वो पूरा ओवरऑल कवर कर लिया है। आई होप कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।